गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज करंट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। उससे संबंधित साहित्य तक आपके डाउट होंगे नहीं, क्योंकि डाउट उसके होते हैं जो पढ़ता है। आपके काय के डाउट है? हैं? मैं पढ़ डाउट उसके होते हैं जो पढ़ता है। पढ़ने वाले के भी के उसके ही होता है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। पढ़ने जो भी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को कोई कितना ही मारते हो, जो पढ़ेगा उसका डाउट आएगा। और जो पढ़ रहा है उसका डाउट नहीं आ रहा तो पढ़ाई में गड़बड़ चल रहा है, ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है और डाउट को दरकिनार कर रहा है। नहीं तो पढ़ेगा तो डाउट आएगा। आपको कौन सा रीजनिंग का चैप्टर टॉप का आता है, कौन सा, उसके भी सवाल कर लो, पढ़ोगे तो डाउट उसमें भी आएगा। कुछ भी हो, पढ़ेगा तो डाउट आएगा। हाँ, जो आपको जो भी टॉप से टॉप है। हाँ? क्या हुआ? ग्रेड थर्ड का? हाँ, ग्रेड थर्ड में। ग्रेड थर्ड में आपके पास तीन चार तरह के ऑप्शन आते हैं ना भाई साथ में। जैसे ही आप अपनी क्वालिफिकेशन डालते हैं तो फिटर वालों के लिए फिटर के गुण आते हैं, तो आप इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए सारे इलेक्ट्रीशियन के पद निकल के आएंगे। उनमें आपको प्रीफरेंस ऑर्डर देनी पड़ती होगी। तो प्रीफरेंस ऑर्डर देनी हो तो सारे ही है, तो सब में भरा जाता है। वो तो प्रीफरेंस ऑर्डर है, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। दो तीन तरह का जॉब है, मैं आपको बता दूं, सिंपल है कि सिग्नल वाला है, सामान्यतः लोग कई ऊपर रखते हैं, लेकिन सिग्नल में क्या है कि आपको 8 घंटे या 10 घंटा ड्यूटी, 8 या 10 घंटा ड्यूटी करनी ही पड़ती है। बैठे कुर्सी पर रहोगे, बैठे बैठे सामने सिग्नल देखोगे, सिग्नल ऊपर नीचे होगा तो आप सही करोगे, लेकिन आपको उस टाइम तक सिग्नलिंग का ध्यान रखना ही पड़ता है। वर्कशॉप के अंतर्गत जो बाकी का डिपार्टमेंट है वर्कशॉप में है, वर्कशॉप में लेना देना आपके काम से होता है। यानी आप गए और आपको कहा ये डब्बा है, इस डब्बे में आप दो जने हैं जो पंखा और एसी चेक करो, तो आप दो बंदे हैं जो पंखे और एसियों की चेक करेंगे भाई क्या पंखा और एसी सही है कि नहीं है। कोई भी ट्रेन आती है तो उसकी जांच ऐसी तो होती है, तो वो पूरी जांच हुई, या कोई गड़बड़ है तो उसको सही करेंगे। जैसे उनका जॉब वर्क पूरा हुआ उसके बाद वो फ्री है, फिर कोई उसको परेशान करने वाला खास मामला होता नहीं है। तो वो है जो वर्कशॉप के अंतर्गत। जैसे मान लो कोई डीजल या फिटर वाला है, या अब तो आजकल इलेक्ट्रिशियन सब कॉमन हो गया, कोई पहिए का दे दिया कि भाई पहिए का ये आपको काम देखना है, तो आपने वो जॉब वर्क जितने कम समय में कर दिया तो अच्छी बात है। उसके बाद नया जॉब वर्क नहीं दिया जाता आपको, जाते ही सुबह सुबह शॉप के अंदर एक काम अलॉट किया जाता है। जैसे आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगी आपको एक काम अलॉट कर देंगे कि आज आपको ये काम करना है, वो काम करो और फ्री हो। उसमें मतलब ड्यूटी तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार तो 8 घंटे की तो है ही, लेकिन 3-4 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद बंदा आता है लंच करने, उसके बाद क्वार्टर पर सो जाता है, जाता नहीं है, और यदि जाता है तो लास्ट में जाता है देखता है 1 आध घंटे। उसको परेशान नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं कि जय कोई पता है कि मैंने इसको काम दिया, इसने काम करके दे दिया, परेशान किस बात का करूं मैं। परेशान किस बात का करेगा, परेशान तो उसी बात का होता है ना कि मैंने काम दिया काम करके नहीं दिया, काम करके देते तो परेशान किस चीज का होता है। इसलिए वर्कशॉप के अंतर्गत काम करने में टेक्नीशियन की जॉब सबसे अच्छी होती है मेरी दृष्टि से। तो सिग्नलिंग में क्या है, ऐसा लगता है कि भाई हाँ काले नहीं होंगे, कहीं हाथ के ग्रीस भी नहीं लगेगा, कहीं पेज कसपाना भी नहीं पकड़ना पड़ेगा, लेकिन वो डेली जाके आपको ऐसे देखना ही पड़ेगा सिग्नल को। तो टिपिकल जॉब मानी जाती है ये, जॉब टिपिकल माने, वो फिर बैठे बैठे लगेगा इससे अच्छा हाथ काले हो जाते तो क्या फर्क पड़ता, धो ही लेते। ये बेसिक थॉट है, मैं रियल बता रहा हूं, सैलरी तो बराबर होती है, ये बेसिक थॉट है। हाँ, बेसिक यही मामला है? देखो कि टेक्नीशियन में खंबे पे क्यों चढ़ाएंगे कोई आपको।
ईआरटी के डिपार्टमेंट वाले जो खंबे पर मेंटेनेंस में चढ़ते हैं, तो वो कितने खंबे पे चढ़ते हैं? वो तो कोई त्रुटि आती है तब जाके चढ़ते हो हैं? देखो, ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है, बात ऐसी नहीं है। वो तो आपके ऊपर सब कुछ होता है। आपको मैंने क्या किया, आपको जॉब अलॉट करेंगे, जॉब को कंफर्म करके आपको देना होता है। आपको ये कह दिया कि आज इस मान लो 4 खंभों के इंसुलेटर चेक करना, आप टाइम पे चेक करके दो तो आप फ्री होंगे। आप धीरे धीरे चढ़ो और धीरे धीरे उतरो और बैठे बैठे चेक करो, भले 8 घंटे चेक करो, वो तो कोई रोकने वाला है नहीं। 4 घंटे में चेक करो तो उन्हें प्रॉब्लम है नहीं। है? हाँ? टेक्नीशियन का देखो, 3rd ग्रेड में बिजली के खंभों वाला मुझे नॉलेज है नहीं, मैंने वर्कशॉप का तो आपको बता दिया। टेक्नीशियन हाईएस्ट टेक्नीशियन लगे हुए हैं वर्कशॉप में। जितने टोटल टेक्नीशियन लगे हुए हैं उनका 80% टेक्नीशियन केवल वर्कशॉप के अंतर्गत है। मैं तो क्या कह रहा हूं, 80% टेक्नीशियन है जो केवल और केवल कहां है, वर्कशॉप के अंदर है। सारे 20% टेक्नीशियन है जो वर्कशॉप के बाहर है केवल। 80% वर्कशॉप के अंदर काम है टेक्नीशियन का। पिछली बार भर्ती आई थी तो टेक्नीशियन के 137 तरह के पद थे, अब की बार भर्ती में 18 तरह के पद हैं। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड वाली ड्यूटियां आपके ऑफ है। पिछली बार विज्ञप्ति निकालो ना, टोटल 137 तरह के पद हैं टेक्नीशियन के। अब की बार टोटली कितने तरह के? 18 तरह के। आप इलेक्ट्रीशियन वालों को कितने मिले? 5-6 तरह के पद मिले थे। ये मिले कि नहीं मिले? तो यही मिले हैं। तो अब जो पद हैं ये फील्ड वाले कोई से नहीं है, फील्ड वाले जा रहे हैं टेंडर पे। ग्रुप डी वाला लगा हुआ बंदा, उसके साथ एक प्राइवेट वाले को लगा दिया। टेक्नीशियन लगेगा फील्ड में, उसके साथ एक प्राइवेट वाले को लगा देंगे। धीरे धीरे उसका पूरा टेंडर क्या कर देंगे, प्राइवेट। फिर वो एक कंपनी को ठेका देते हैं। जो काम ठेका देने में उनका आसान होता है वो ठेका देते हैं। यही तो करने के लिए भर्ती नहीं निकाली थी इन्होंने, नहीं तो भर्ती निकाल ही देते ना भाई। बाकी टेक्नीशियन तो सबको चाहिए, तो पता ही है ना। अब कुछ काम में क्या है कि वो टेक्नीशियन उनको रखना पड़ता है। जैसे मान लो कोई ट्रेन आई है, विशेष रूप से ट्रेन की मेंटेनेंस करने के लिए टेक्नीशियन का काम है ट्रेन का मेंटेनेंस। ट्रेन का सबसे बड़ा काम ही उसका यही है। टेक्नीशियन का सबसे बड़ा काम है ट्रेन का मेंटेनेंस होता है। ट्रेन आई है, उसका पहिया भी चेक करना पड़ता है, उसके सस्पेंशन भी चेक करने पड़ते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग भी देखनी पड़ती है, और फिर वो ओके करते हैं। इसका मतलब ये 3000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, हर एक की अलग अलग रेंज होती है, वहां तक ओके है क्योंकि जांच लिया। अब ये खराब नहीं होगा। यदि खराब होता तो उस टेक्नीशियन को बुलाया जाता है, उस जेई को ही बुलाया जाता है, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर को बुलाया जाता है। जितना ज्यादा ऊपर पद होता है जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा होती है। कभी भी ट्रेन में कुछ खास गड़बड़ हो जाए, ग्रुप डी को कभी नहीं बुलाया जाता। ये रियल बात है, क्योंकि ग्रुप डी को माना जाता है ये तो ग्रुप डी है, इसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना थी। टेक्नीशियन से जो जिम्मेदारी रेलवे में शुरू होती है, ग्रुप डी में तो जिम्मेदारियां शुरू नहीं होती ज्यादा, टेक्नीशियन में जिम्मेदारी शुरू होती है। ग्रुप डी को ये कहा कि ये पटरी को सही करो, सही करने के बाद में टेक्नीशियन को चेक करना पड़ेगा। ग्रुप डी थोड़ी ना वो चेक कर लो, वो क्या मैंने तो सही कर दिया आप चेक कर लो, सही नहीं है तो मुझे बता दो मैं वापस कर देता हूँ सही। जिम्मेदारी नहीं उसकी, जिम्मेदारी है जो टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन ओके किया तो टेक्नीशियन के ऊपर विश्वास करके जेई चेक करना है, जेई के ऊपर करता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। फाइनल फुल फ्लू वहां से होता है, फिर कहते हैं ये चीज फाइनल हुई है। तो मामला ये रहता है। सबसे अच्छी नौकरी टेक्नीशियन में वर्कशॉप के अंतर्गत होती है। वैसे तो सबसे अच्छी है तनख्वाह के हिसाब से एएलपी की, लोको पायलट की, कि 1 तारीख को खाते में तनख्वाह अच्छी आती है क्योंकि इंसेंटिव अच्छा मिल जाता है। बाकी पे ग्रेड तो सेम है, आपने देखा ही होगा, पे ग्रेड तो दोनों का सेम है, लेकिन खाते में तनख्वाह अच्छी आने का कारण है कि किसी न किसी कारण से उसको ट्रेन है जो 8-10 घंटे से ज़्यादा चलानी है, जो भी अपने ड्यूटी से ज़्यादा टाइम पे चलाएगा उसका पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, उसी चीज़ का उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, और कोई नई चीज़ का नहीं मिल रहा है। वो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो उसके एक्स्ट्रा काम का ही मिल रहा है।
अब उसको कहा भाई 8 बजे तुझे ड्यूटी, 8 बजे आना, 8 बजे वो आ गया, ट्रेन ही 10 बजे आई जिसको लेके जाएगा। या ट्रेन आई, ट्रेन जब भी आती है उसे 1 घंटा पहले बुला लेते हैं। अब जहां से ट्रेन वो पहुंचेगी कि भाई ये यहाँ ट्रेन है जो 2 बजे पहुंचेगी और 2 बजे से या 1 बजे पहुंचेगी, और यहाँ पर 1-1:30 बजे दूसरी ट्रेन आएगी, उसको लेके इसको वापस आना होता है। मेनली लोको पायलट यही करता है। जैसे जयपुर वाला रेवाड़ी तक जाएगा, रेवाड़ी से दूसरी लेके वापस आ जाएगा, यही करेगा। यहां से कोटा की तरफ जाएगा, जो भी 3-4 घंटे तक रूट होता है वहां तक जाता है, 4 घंटे के रूट वाला बाद से क्या जाता है, वापस आ जाता है। बाय दी वे कोई कारण से लोको पायलट की अनुपस्थिति होती है तो उसको कहते हैं आप 2 घंटे आगे तक और लेके जाओ, फिर वहां से दूसरी ट्रेन लो, वापस आएगा तो ट्रेन लेके ही आएगा ना। अब ये जो वो पहुंचा, तो ये मान लो वो 1:45 पे पहुंचा, तो 1:30 बजे वाली ट्रेन तो निकल गई, कोई दूसरा लोको पायलट लेके आ गया, लोको पायलट तो लाई गई, क्योंकि कोई भी ट्रेन आने से 1 घंटा पहले लोको पायलट आ जाता है। तो वो फिर दूसरी ट्रेन का वेट करेगा, दूसरी कब आएगी। अब दूसरी मान लो 4 बजे आती है और वो 8 बजे लाता है, तो उसकी ड्यूटी 12 घंटे की हो गई। अब उसमें उसकी क्या गलती है, तो उसकी ड्यूटी काउंट होगी, क्योंकि वो गया, वो वहां बैठा, तो क्या मैं क्या करूं, बैठा बैठा है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। ये मामला है। लोको पायलट को पैसे मिलते हैं इसलिए ज्यादा। लोको पायलट को ट्रेन आने से 1 घंटा पहले लगभग आके रेडी रहना होता है। उसकी अब तो नहीं करते, नियम के अनुसार उसको फूंक दे के ये भी जांच करानी पड़ती है उसने किसी प्रकार का ड्रिंक नहीं कर रखा है। उसको ये भी जांच में आता है कि इसको शरीर में ज्यादा थकावट नहीं है, नींद वींद प्रॉपर ली हुई है। ये जरूरी होता है, क्योंकि यदि नींद नहीं ली हुई है तो आपको बाद में झपकी आएगी। ये भी है। और ये रूल कब लागू होते हैं, जब कोई हादसा होता है तो वापस करते हैं, अपना इक्विपमेंट बाहर निकालो, क्या क्या चेक करना है, उससे पहले वापस ऐसे चलने लग जाता है। अभी उड़ीसा वाला वो हादसा, तो सब ने यहाँ पर चेक करना शुरू कर दिया। उन लोको पायलट का प्रॉपर नींद लेके आओगे तो ट्रेन सौंपेंगे नहीं, तो ट्रेन सौंपेंगे नहीं, फूंक दे के चेक करते थे। वो मामला शांत हुआ, ठंडा हुआ, इन्होंने बंद कर दिया कि छोड़ो फिर क्या माता पड़ी। ये मामला है। तो लोको पायलट में सैलरी अच्छी है, लेकिन लोको पायलट की जॉब टफ होती है। हैं? क्या होता है? रिस्क नहीं है, मतलब टफ ऐसे है कि आप रात को सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, आपके पास फोन आ गया 1 बजे कि 3 बजे वाली ट्रेन तुझे लेके जानी, तो जानी है। आपको 2 घंटे पहले सूचना दी जाती है, 1 घंटे में तैयार होकर आप रेलवे स्टेशन पहुंचो। ट्रेन आपका वेट नहीं करेगी, आपको ट्रेन का वेट करना है। ऐसे नहीं है ट्रेन अभी रुकी रहेगी, क्यों रुकी हुई, कि अभी लोको पायलट आ रहे हैं। रेलवे ने कहा ये नहीं होगा, लोको पायलट आए हुए रहो, भले आप 1 घंटे पहले आ जाओ, हम पैसे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मामला है। इसमें मतलब मामला ये है, आप अपनी परिधि को बाहर नहीं निकल सकते। जयपुर रेलवे स्टेशन पे आपकी ड्यूटी है, ये आपका केंद्र बिंदु है, तो आप 10 से 15 किलोमीटर की रेंज की परिधि में रहोगे, आप उससे बाहर नहीं जाओगे। यदि आप बाहर गए तो आपकी रिस्क पे गए, उन्होंने फोन करने पर 1 घंटे पर पहुंचना आपको, इसलिए आप जा नहीं सकते बाहर। और यदि आपको परिधि से बाहर जाना है, कि गांव जाना है, कोई शादी में जाना है, तो उनको बता के जाओ मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, वो छुट्टी होगी एक तरीके से। रेंज के बाहर जाने का मतलब तो यही हुआ। नहीं तो लोको पायलट को उस रेंज के अंदर रहना अनिवार्य होता है, कि आपको हम इमरजेंसी में कभी भी बुलाए आपको आना पड़ेगा। जो लोको पायलट आने वाला था, अचानक से उसकी तबीयत गड़बड़ हो गई, एक की तबीयत गड़बड़ हो गई, दूसरे को उल्टी होने लगी, कुछ भी हो गया, अब मान लो कौन लेके जाएगा, तो वो दूसरों को फोन करेंगे लोको पायलट। ये तो सिंपल बात है। ऐसे थोड़ी ट्रेन रुकेगी नहीं, ट्रेन कभी नहीं रुकेगी, नहीं इस ट्रेन के ड्राइवर की तबीयत गड़बड़ आज यही रहेगी, ये नहीं होगा। रेलवे का यही कहना है पूरा। इसलिए लोको पायलट की ड्यूटी कभी भी फिक्स टाइम पर नहीं होती, कभी भी आपको आपातकालीन चीजों में बुलाया जा सकता है। 2 घंटे पहले फोन करते हैं, टेक्नीशियन फिक्स है। जीवन में मैंने जो सबसे सुकून देखा वो टेक्नीशियन में देखा है, इतनी माथा फोड़ी नहीं देखी है। टेक्नीशियन का मामला ठीक है, वो कहता है यार है ना, दिन में तो है ना, अभी जैसे मान लो कोई घर पे या कहीं काम है तो मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो क्या करता है कि वो ड्यूटी रात की ले लेता है। टेक्नीशियन का है मामला, टेक्नीशियन का सिस्टम ठीक ही है, वो रात की ड्यूटी ले लेगा, वो दिन को छुट्टी कर लेगा, और ड्यूटी कौन सी ले ली, रात को। ना ना ना, इसमें टेक्नीशियन ग्रुप डी और कोई भी कर्मचारी होता है, एक होता है वह इमरजेंसी ट्रेन, हर जंक्शन पर उसमें सायरन बजता है।
सायरन बजते ही आधे घंटे के अंदर अंदर जो भी उसके अंदर आके बैठ गए, जो नहीं बैठे वो नहीं बैठे। उसमें जरूरी नहीं होता आना ही पड़ेगा, उसमें इमरजेंसी वाले में अपना नाम लिखाना होता है। इससे फायदा क्या होता है कि कहीं पर मान लो कोई पटरी टूट गई, कोई ट्रेन डीरेल हो गई या कुछ भी हो गया, तो एक इमरजेंसी रेल बस है वो यहाँ से जाएगी, मतलब एक डब्बा या दो डब्बे वाली होती है ना ट्रेन, वो यहाँ से जाएगी आपातकालीन वाली। तो उसके अंदर जितने भी बैठे हैं वो जाएंगे और वहां जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी तरफ से सोल्व करके और वापस आएंगे। जब यहां से बैठे हैं तब उनकी अटेंडेंस लगी, जब वापस आएंगे तब तक वो हाजिरी में है। यदि मान लो आप टेक्नीशियन हैं और आपने 8 घंटे की ड्यूटी पहले कर ली थी, फिर आके आप इसमें बैठे हैं, तो ये जो आपको जाके आए हैं उसका एक्स्ट्रा रुपये मिलेगा। और यदि मान लो आप टेक्नीशियन है, अभी तक आप ड्यूटी पे गए ही नहीं हो, तो आप उसके अंदर बैठ के चले गए हो, तो भले ही जाओ गए वापस आए और आपका 8 घंटा और 8 घंटे की ड्यूटी थी, तो कहेंगे आज की ड्यूटी आपकी पूरी हुई, घर जाओ। मतलब ये है उसका कहना, मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी होगी तो पैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसमें भी लोग जाते ही हैं, मतलब 50-100 जने गए। जैसे मान लो जोधपुर से कोई बाड़मेर में कोई रेलवे स्टेशन पर कोई गड़बड़ हुई है, तो जोधपुर से बाड़मेर जाने में 2.5-3 घंटा लगेगा, वहाँ 3-4 घंटे जाके रुकेंगे, तो पता चलेगा नहीं नहीं ये तो काम थोड़ा बड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गए, बड़े बड़े इंजीनियर बाहर से आने पड़ेंगे। तो बाहर से आएंगे तब तक तो वो वापस आपातकालीन, जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होगी तब तक तो वापस आएगी नहीं ना ट्रेन, तो तब तक वो ड्यूटी पे रहते हैं। आजकल तो सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव घटा दिए हैं, पहले रेलवे में बहुत इंसेंटिव थे। आपने 8 घंटे की ड्यूटी थी, 8 घंटे की ड्यूटी पूरी हुई, 9वां घंटा जब ट्रेन चला रहे हो ना, जैसे मान लो अलवर से जयपुर ला रहे हो, तो आप अलवर से जयपुर कितने किलोमीटर है उसका भी पैसा मिलेगा और घंटे का भी पैसा मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो एक ही चीज के 2 बार पैसे क्यों दो, तो कहा किलोमीटर उसी में निकला जिसमें घंटा निकला है, तो जो घंटे के पैसे दे दो किलोमीटर के बंद करो। पहले रेलवे लोको पायलट को डबल पैसे मिलते थे, जैसे ड्यूटी पूरी हुई उसके बाद जितनी देर ट्रेन चलेगी तो किलोमीटर पर किलोमीटर पैसा मिलेगा और पर आवर और पैसा मिलेगा। तो अब उन्होंने पर किलोमीटर पैसा बंद कर दिया, अब भाई किलोमीटर उसी में निकालना जिसमें आपका आवर निकलेगा। और पहले तो आप देखते थे ट्रेनें कितनी लेट आती थी, 3-3 घंटे 4-4 घंटे। आजकल तो फिर भी टाइम पर आने लग गई, फिर भी थोड़ी दूर से आती है वो आधा पौन घंटा हो जाती है देरी से, ज़्यादा देरी नहीं होती है। विद्युत फ्लक्स ने विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा निको विद्युत बल रेखाएं ये है, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं क्या निकलती है बाहर, और ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं क्या होती है प्रवेश। तो पहली लाइन लिखो, धनावेश से विद्युत बल रेखा बाहर निकलती है, लिखो धनावेश से विद्युत बल रेखा बाहर निकलती है तथा ऋणावेश में प्रवेश करती है। दूसरा पॉइंट लिखो, ये बल रेखा सदैव ये बल रेखा सदैव आवेश के लंबवत होती है, ये बल रेखा सदैव आवेश के लंबवत होती है। अब देखो ये बल रेखा केवल हमारे पास धनावेश से ऋणावेश ही तो जा सकती है, ऋणावेश से वापस धनावेश आ सकती है क्या, नहीं।
चुंबकीय बल रेखा होती है ना, वो चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण जाती है, चुंबक के अंदर क्या आती है, दक्षिण से उत्तर, तो उसमें बंद पात बनता है। लेकिन इसमें कैसे पात होता है, खुला। तो लिखो विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती है। ये बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती है। वक्र मतलब कर्व है, खुला कर्वित है, खुले वक्र का निर्माण करती है। ठीक है, यह बल रेखा एक दूसरे से नहीं टकराती, ये बल रेखा एक दूसरे से नहीं टकराती, लिख लिया। अगला, अब जो हमारे पास यदि मान लो आवेश का मान ज्यादा होगा तो बल रेखा भी क्या होगी, ज्यादा। आवेश का मान कम होगा तो बल रेखा भी क्या होगी, कम। तो लिखो यदि आवेश का मान अधिक है तो बल रेखाओं की संख्या भी अधिक होगी। ओके, चलो अभी बना लो। एक बार गलती होती है तो लोको पायलट हटा देते हैं। लोको पायलट ऐसे नहीं हटाते हैं, हटाने की पूरी प्रक्रिया होती है। लोको पायलट चाह के कुछ भी ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेन कोई एक आदमी को नहीं सौंपी जाती, दो जने होते हैं साथ में। गड़बड़ करता तो एक करता, दूसरा कैसे करेगा साथ में, दूसरे करेगा तो आगे वाला स्टेशन मास्टर कैसे करेगा। सिग्नल भी तो सही मिलना चाहिए, बिना सिग्नल भी कहां जाएंगे हैं? मेन किसी के हाथ में नहीं है, सिस्टम ऐसे बना है कि इसमें मेन कोई नहीं है, सब एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे मान लो एक मैं आपको चेन देता हूं, कहता हूं ये चेन है, इसमें बता मेन कड़ी कौन सी है, तो आपको मेन कोई सी नहीं दिखेगी। वो कहेगा किसी कड़ी को खोल लो, ये तो चेन टूटेगी टूटेगी। वो बड़ा मामला होता है। स्टेशन मास्टर जो है वो सिग्नल देता है, लेकिन वो भी एक स्टेशन मास्टर नहीं दे सकता। स्टेशन मास्टर को तो चार सीट बहुत जल्दी मिल जाएगी गड़बड़ करते ही। स्टेशन मास्टर यदि मान लो लोको पायलट को ये दिया है सूचना कि इस स्टेशन से निकलने के 10 किलोमीटर बाद में एक मोड़ है, वहां पर काम चल रहा है, इसलिए अपनी स्पीड को धीरे करना। सूचना कौन देगा, स्टेशन मास्टर देगा। भाई आप तो लोको पायलट है, आप तो आए हैं बाहर से, तो वो अपने स्टेशन के अंदर के एरिया की सूचना तो देगा आपको, या काम चल रहा है तो अपनी स्पीड 20 की करना, और 10 किलोमीटर बाद की दूरी है, मान लो दूरी 8 किलोमीटर बाद ही आ गई। अब मेन स्टेशन मास्टर की गड़बड़ी स्टेशन मास्टर की, अब इस मामले में बचाएगा कौन, लोको पायलट। लोको पायलट कहेगा वो स्टेशन मास्टर का माथा खराब हो गया। उसमें भी नहीं, उसमें आगे वाला जो स्टेशन मास्टर होगा जिस स्टेशन में जाएंगे वो आपको और बताएगा कि कहां पर आपको ट्रेन धीमी करनी है। दोनों तरफ से सूचना आती है, फिर आप चलाते हैं, फिर आपको देखना होता है मामला। एक स्मार्ट हाथ में कुछ नहीं है। कई लोगों को तो ये लगता है कि स्मार्ट केवल झंडी दिखाना आता है, कई बार बार है, सब जिम्मेदारियां होती है। स्मार्ट की पूरी जिम्मेदारियां होती है। स्मार्ट की जिम्मेदारी होती है झंडी दिखानी नहीं होती है। स्मार्ट की जिम्मेदारी होती है कि जो ट्रेन या जो मालगाड़ी जा रही है उसका निरीक्षण करना होता है, सामने खड़ा होके कि उसके पहिए में, उसके डब्बे में किस प्रकार की मिस्टेक तो नहीं दिख रही है। झंडी दिखाना का तो तात्पर्य इसलिए ले है, तुम आओ बाहर, तुम बाहर ही नहीं आओगे तो देखोगे कैसे इसको, इसलिए उसको आना पड़ता है। आने पर उसको देखना होता है, देखने के बाद में वो यदि सूचना देगा, यदि कोई गड़बड़ उसको मालूम चलेगी कि नहीं नहीं पीछे वाले जो एक पहिया है वहां थोड़ी सी हल्की सी स्पार्किंग हो रहा है या घर्षण ज्यादा होता है, तो स्पार्किंग तो हो जाएगी,
तो वो तुरंत सूचना देगा, जिससे क्या होगा, अगले स्टेशन पे रोक लेंगे और चेक कर लेंगे। सूचना कौन देगा? मालगाड़ी उसका एक डब्बा खुल गया, सूचना कौन देगा? सूचना देने वाला बंदा कौन है? स्मार्ट तो है कि अगले स्टेशन पर सूचना मिल ही जाएगी, इसलिए उसको बाहर आना पड़ता है झंडी दिखाने के लिए। झंडी दिखाना आया था तो उस समय ट्रेन को उसको देखना होता है, हैं? देखते हैं स्मार्ट, ऐसा नहीं है, आप तुक्को लगाते हो, हैं? तो क्या हो, गड़बड़ी तो कई तरह की होती है ना। आदमी तो अंदर बैठे, मान लो पीछे टायर में भी स्पार्किंग हो जाती है, घर्षण हो जाता है। मान लो टायर एकदम से जाम हो गए तो वो भी घर्षण का कारण। आजकल तो सेंसर एक्टिव हो गए, काफी ज्यादा सूचना मिल जाती है। पहले वाले में तो केवल देखना ही पड़ता था, टोटल लोहा लगा हुआ, क्या पता चले उसमें। इसलिए ये रूल जो बनाए गए बड़े सोच समझ के बनाए गए थे, ऐसे तुक्के से नहीं बनाए गए थे। हर लोको पायलट को सबको रेस्ट मिलता है। लोको पायलट को तू कहता तू रेस्ट ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ले ले, लोको पायलट तो चाहता खुद नहीं रेस्ट लो, कई जने तो वो कहता तुम अगली ड्यूटी दो ना, कब है, हम ट्रेन लेके जानी है। क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा मामला है। बाकी ट्रेन रेस्ट क्यों नहीं दे? तो बाकी तो कई बार ऐसा होता है कि भाई रेस्ट कब मिले तो मिले। बीच में खबरें आई है कि 16-16 घंटा 18-18 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है, आई है ना, खबरें आती है, हैं? हाँ तो और आप क्यों बैठो इधर? हम सभी इसीलिए हैं। देखो, जिंदगी का कटु सत्य यही है कि जीवन यापन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप नौकरी करना चाहते हो, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ये कटु सत्य तो यही है। बाकी तो क्या है कि कहता है मेरा शौक है, लोको पायलट का ऐसा कोई शौक है नहीं। शौक तो गणे कलेक्टर बनने का है, लेकिन अब शौक क्या करे, शौक वो कुछ नहीं है। अब क्या है कि पैसों नहीं, जीवन यापन करने के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। मामला ये है, पैसों का शौक नहीं होता। बिना क्या, बिना पैसे के आपकी, आप यहां से बाहर जाएंगे, पीजी में जाएंगे, पीजी में रहते हैं, वही कहेगा 1 महीना हो गया पैसा ला। मामला तो ये ना, बिना पैसे कुछ चले ही नहीं, इसलिए पैसा तो कमाना ही पड़ता है। ये विद्युत बल रेखा हो गई। इसके बाद में हमारे पास है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है भाई? फाई। किसे कहते हैं भाई? विद्युत फ्लक्स कहते हैं किसी आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या। किसी तल से गुजरने वाली कर दो, किसी तल से गुजरने वाली आवाज नहीं भाई, बल रेखाओं की संख्या। पाई बराबर E इंटू ए। जिंदगी में कोई काम आसान नहीं होता है, कोई काम टफ नहीं होता है। इस पूरे केस में फर्क एक चीज का होता है, इंटरेस्ट का। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि यदि आपको मैच देखने का शौक है तो आपको भूख कब लगेगी ज्यादा पता नहीं चलेगा, भूख लगी रहेगी तो भी आप बैठे रहेंगे, मैच देखेंगे। तो मामला है पूरा इंटरेस्ट का। जैसे मान लो मेरी रुचि है पढ़ाने में, तो मैं पढ़ाते समय यदि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा थकूंगा नहीं। मेरी रुचि नहीं है तो मेरे लिए 2 ही घंटा भारी पड़ जाता है, जबकि टाइम तो वही है। काम तो आदमी को ये नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, और वो व्यक्ति भी कोई दूसरा और काम करेगा, लेकिन इसमें फर्क केवल इंटरेस्ट का होता है, और बाकी काम तो सबको करना होता है। तो फाई बराबर E गुणा ए होता है। यहां पर E क्या होता है? E है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और A है हमारे पास क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में अभी थोड़ी देर बाद में मैं बताऊंगा। इसकी इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर।
और एरिया की इकाई क्या होती है भाई, मीटर स्क्वायर। बताइए इसका मात्रक क्या आ जाएगा, तो वोल्ट प्रति मीटर गुणा मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या आया, वोल्ट इंटू मीटर। लिख लिया। चलो अगला है हमारे पास, अब की बार इतने सालों में 2023 में यूपीपीसीएल वालों ने विद्युत फ्लक्स घनत्व के बारे में एक सवाल पूछा था। बाकी अपने कहीं पर भी पूछा हुआ नहीं है। उन्होंने भी क्या पूछा था सवाल, पहले मैं ये बता देता हूं, उसके बाद फ्लक्स घनत्व देख लेते हैं। कि विद्युत फ्लक्स घनत्व का प्रतीक तो डी होता है। उन्होंने ये पूछा था कि बताइए जो डी बटा ई क्या होता है। उन्होंने लिखा क्या था लाइन, उन्होंने कहा विद्युत फ्लक्स घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, तो वो कहलाती है विद्युतशीलता या परमिटिविटी। तो ये सवाल उन्होंने पूछा था अभी 2023 के यूपीपीसीएल, मुझसे पहले ये सवाल आया भी नहीं था कभी। तो विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है, डी। डी बराबर क्या हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन इंटू ई। एप्सिलॉन हमारे पास क्या होती है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी। ई हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब देखो इसका मात्रक देखोगे ना, तो आप मुझे बताओ कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या था भाई, फेरेड प्रति मीटर था कि नहीं था। आपको मैंने लिखा रखा है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर, ठीक है। इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी अभी मैंने बताया था आपको, वोल्ट प्रति मीटर। तो फेरेड गुणा वोल्ट क्या हुआ। अब एक आगे आपने आएगा थोड़े समय बाद में, एक होता है हमारे पास सूत्र सी बराबर क्यू बराबर सीवी। क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। सी क्या होता है भाई, फेरेड होता है। वी क्या होता है, वोल्ट। और क्यू क्या होगा, कूलाम। तो इसका मतलब है ऊपर वाले को मैं क्या लिख दूं, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बताओ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर भी किसकी मात्रक है, फ्लक्स घनत्व की मात्रक। इसका मतलब है कि ये हमारे पास हुआ क्या है, इसका मतलब ये हुआ डी बराबर क्यू बटा ए है। इकाई क्षेत्र में आवेश की कुल मात्रा फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इकाई क्षेत्र में आवेश की कुल मात्रा फ्लक्स घनत्व कहलाती है। क्यू यानी कि आवेश है, मात्रा क्या आएगा, कूलाम। एरिया का मात्रा क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाता है भाई, एप्सिलॉन ई। कर लो नोट, यही सवाल पूछा था उन्होंने। ई मित्र वाले बोल रहे हैं कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं आ रहा है। प्रेफरेंस ऑर्डर आ रहा है ना भाई, क्यों नहीं आएगा। फॉर्म किस किस ने भर दिया, इतना नहीं भरा, बाकी किसका वेट कर रहे हैं आप। हाँ मैंने ये भी कहा था होली पर भर देना। अच्छा यूं, ये बता देंगे क्या, कल ही बता देंगे।
वो कहाँ गया? उनके पास है ना लिस्ट पूरी बनी हुई, इनके पास है ना पूरी लिस्ट बनी हुई, आपके पास है ना पूरी इलेक्ट्रिशियन की पूरी लिस्ट? हाँ तो वो देना, आप सब बता देंगे। इन्होंने हैं उसमें, दो एंट्री और डाल देना SC ST की, डाल देना आज शाम को, कल डिस्प्ले कर देंगे, सबका ही काम हो जाएगा। हैं किसमें? दूसरे में आएंगे। हो गया। अगला है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं भाई? ये होता है कि आप सिंपल भाषा में समझें कि यदि मान लो यहाँ आवेश का मान ज्यादा है, तो जैसे जैसे दूर जाओगे आवेश का मान घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। तो प्रति लंबाई पर वोल्टेज में क्या होगा? हर बार इकाई 1 मीटर लंबाई पर जाओगे तो वोल्टेज में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमारे पास इसकी दिशा होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इसकी दिशा होगी। और इसके अंदर क्या सिंपल मामला है, आप ऐसे समझो, एक जगह कोई बिजली का तार टूट के गिर गया, जहां तार टूट के गिरा वहां वोल्टेज ज्यादा है कि नहीं है? उस तार से जितना ज्यादा दूरी पे जाओगे वोल्टेज का प्रभाव क्या आएगा? कम। तो वोल्टेज है जो उच्च से निम्न की तरफ है, और अब जैसे जैसे हर मीटर की लंबाई पर बढ़ोगे तो वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है। तो यही कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही, कि इकाई लंबाई पर वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन है कौन सी दिशा में? उच्च विभव से निम्न विभव। इकाई लंबाई पर वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन, यानी कि शुद्ध सही सूत्र तो है dV/dL लिख दो या dx लिख दो। कोई दूरी को हमारे पास क्या लिखता है? L लिखता है, कोई क्या लिखता है? x लिखता है। ठीक है, या आप ये कह दो E बराबर del V/del L। इसे बताओ मात्र क्या निकल जाएगा? बताओ क्या आएगा? और मैंने एक और मात्र पहले क्या बता रखा था? अरे न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम के नियम पढ़े ना, उसके थोड़ी देर बाद में मैंने एक कराया था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी लिखाई थी। तो न्यूटन प्रति कूलाम भी इसका मात्रक होता है, और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये कौन सी राशि है? सदिश। और इसकी दिशा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव।
क्लियर? ओके। अगला हमारे पास होता है एक समविभव पृष्ठ। इस नाम का मतलब क्या है? नहीं, नाम का मतलब क्या है? यानी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? एक समान। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो गया? तो आप कहेंगे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान हो जाएगा हमारे पास एक समान। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि मान लो S एक पृष्ठ है और सब जगह विभव एक समान है, फिर पूछे इस पृष्ठ में विभव क्या है? हैं? एक समान। तो विभव एक समान का मतलब हो गया नियत, या क्या कह दूं मैं, स्थिर। ठीक बात है। आप मुझे बताइए इसमें विभवांतर क्या होगा? जीरो होगा। ये भी ठीक है। अब जो हमारे पास फ्लक्स है, फ्लक्स मैंने आपको क्या बताया था? हमने फ्लक्स ये देखा था कि E गुणा ए था कि नहीं था? E हमारे पास क्या थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप पहले ये बता दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहा था? हमने कहा था इकाई लंबाई पर वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन। आप बताओ यहाँ इकाई लंबाई पर वोल्टेज में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? जीरो। तो फ्लक्स का मान भी क्या हो गया? जीरो। और फ्लक्स जीरो हो गया जिसके कारण आवेश भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो केवल विभव नियत है, बाकी सब क्या है? जीरो। और यही कंडीशन खोखला गोला की है। खोखला गोला में विभव नियत है, बाकी सब क्या है? जीरो। लिख लो। हो गया भाई? सम विभव पृष्ठ क्या है? पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा भाई? एक समान। तो विभव तो हमारे पास नियत है, विभव नियत, विभवांतर क्या होगा? जीरो।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जीरो। तीव्रता ज्यादा तो फ्लक्स भी ज्यादा, जीरो, जिसे आवेश भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये सभी जीरो होता है, इसे कहते हैं हम समविभव पृष्ठ। तो यही था अपने इस चैप्टर में। और कोई है क्या इस चैप्टर में? और क्या चीजें हैं? सारी तो आ गई, बेसिक बेसिक सारी चीजें हमारे पास पूरी कवर हो गई। बाकी ऐसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां तक विद्युत बल रेखाओं का फैलाव होता है, जहां तक विद्युत बल रेखाओं का प्रभाव होता है, वो सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और इसके अलावा तो अपने पास अगला चैप्टर तो सीधा प्रतिरोध आता है। ये चैप्टर हो गए कंप्लीट। अब आपके डाउट कोई है तो पूछ लो। हाँ हाँ, विद्युत फ्लक्स का मात्रा कैसा है? यहाँ विद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर क्या है? ई गुणा ए। विद्युत फ्लक्स घनत्व का क्या है? विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है? डी। डी बराबर एप्सिलॉन गुणा ई। एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है? फेराड प्रति मीटर। और ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति। फेराड गुणा वोल्ट क्या होता है? कूलाम। पता है क्यों नहीं? मैंने अभी बताया था। पता नहीं, ये देखो लिखा है ना मैंने, Q बराबर CV होता है। तो फेराड इंटू वोल्ट क्या आएगा? कूलाम है। C धारिता है वो। अरे कैपेसिटर का सूत्र होता है ना, Q बराबर CV। पता है कि नहीं होता है? अब बताओ इसका मात्रा क्या है? कूलाम। इसका मात्रा क्या है? फेराड। इसका मात्रा क्या है? वोल्ट। तो फेराड इंटू वोल्ट क्या आया? तो फेराड इंटू वोल्ट क्या लिखा हमने? मैंने इसलिए लिखा कि कई बार ऐसे ना, ये मात्रक नहीं देके ये दे दे, इसलिए आपको बदलने का तरीका आना चाहिए। और कोई सवाल? बताओ भाई, उसने क्या पूछा? सुनाई नहीं दिया ना? सुनाई किसी को नहीं दिया। मैं यही कहना चाहता हूं। अरे उसने पूछा था, मैंने नहीं पूछा। जोर से बोल, मेरा कहना मतलब ये है, मुझे तो सुनाई दे। अब बता, इधर आ नहीं रहा है कोई सारी ऐसी बुक स... देख, मैं आपको बताऊं, जो मैं पढ़ा रहा हूं सारी चीजें मिल जाती है। मेरी बुक है ब्रह्मास्त्र, लेकिन आपको ऑफलाइन वालों को लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। आपके लिए नोट्स पर्याप्त है। मोर देन जो सफिशिएंट होता है वो है नोट्स। अब बुक लेने का शौक है किसी को तो ले लो, बाकी तो मेरी खुद की बुक आती है। आप मार्केट में जाके इलेक्ट्रिशियन कंपटीशन पता करना, वो भी आपको मेरी किताब देंगे। और मैं खुद आपको कह रहा हूं कि जब मैं खुद नोट्स लिखा रहा हूं तो आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, कोई दूसरा लेनी नहीं है। क्योंकि आपको यहां पर स्कोर नहीं करना है। वो किताब किसको लेनी पड़ती है? जिसको स्कोर करना पड़ता है। स्कोर करने का मतलब है यहां मेरिट उससे छूटती हो, जिसमें 80% नंबर लाना हो, 90% नंबर लाना हो, टेक्निकल हेल्पर हो, यूपीपीसीएल हो, बीएसपीसीएल हो, वहां आपको लाना 35%। तो तुम बेफालतू में इसमें क्यों डूबना? वो मैं बता दूंगा, आराम से करूंगा मैं आपको। इसलिए बेफालतू का नई किताबें लाने के चक्कर में मत पड़ना। इसमें आप पहले, आपको ध्यान रहना चाहिए भाई किसके लिए पढ़ रहे हैं। आप लोको पायलट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको यदि किताब लानी पड़ती है तो रामायण लानी पड़ती है। वो भी इसलिए लानी पड़ती है कि सवाल क्या कह रहा है वो समझ लो। क्योंकि पर्सन घुमाए जाते हैं ना, तो वो सवालों को समझने के लिए, उसमें तो क्वेश्चन आंसर है, थ्योरी तो है नहीं उसमें। उसमें क्वेश्चन आंसर है, डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन रामायण को तो इसलिए लेते हैं सभी कि उसमें ऑब्जेक्टिव सोल्व करें। यदि किसी का एग्जाम है यूपीपीसीएल का, किसी का टेक्निकल हेल्पर का, किसी का जूनियर इंस्ट्रक्टर का, किसी का एमपीटीओ का, ऐसा कोई एग्जाम है तो उसको फिर किताबें खरीदनी पड़ती है, थ्योरी की भी। क्यों खरीदनी पड़ती है? कि वो चाहता है कि मेरा नंबर कहीं भी 1-2 नहीं कटे, क्योंकि वहां मेरिट जा रही है।
अभी यूपीपीसीएल की कट ऑफ गई थी 200 में से 163, उनको खरीदनी पड़ती है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। आपको लाना है 35% नंबर लोको पायलट में, फर्क ये है ना। हाँ देखो लास्ट वाली 2018 की भर्ती में लोगों को 35% नहीं आए ना, वो तो ऐसा अब की बार भी हो सकता है, लेकिन वो बैठे बैठे के किसी बाप के नहीं आए, पढ़ना पड़ता है। मैं 2018 की भर्ती के कारण प्रचलित हुआ हूं। मैं तो बाई दी मैं मुझे पता भी नहीं था ऑनलाइन ऐसा डंगा करना था। मैं क्या कहता कि मेरे पास जोधपुर में बहुत सारे बेस थे ऑफलाइन। हमारे पास CBT 1 के बेस थे टोटल 20 उस समय। हम रेलवे को पढ़ाते थे, हम रेलवे को डेडिकेटेड ही थे, और हम केवल ऑफलाइन पढ़ाते थे। और जब हम CBT 2 को पढ़ा रहे थे तो मेरे पास थे 7 से 8 बेच थे। वो बेच लगभग मैंने 5 जनवरी को पूरे कर दिए थे। परीक्षा थी 21 जनवरी 2019 को, मुझे डेट सब याद है। 2-3 बेच थे जो 10 या 12 जनवरी को पूरे हो रहे थे, 3-4 बेच 5 जनवरी तक पूरे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इन सभी को रिवीजन कराने के लिए मैं ना वीडियो डाल देता हूँ जिसमें क्वेश्चन आंसर करता हूँ यूट्यूब पे, ताकि सभी बच्चे देख लेंगे। और सभी बच्चों को मैंने मैसेज करवा दिया था कि यूट्यूब पर क्लास आएगी, मतलब वीडियो आएगा। हर दिन मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे का एक लेक्चर डालूं, वीडियो डालूं, आप उसको देख लेना, सवाल कैसा आता आप कर लोगे। वो वीडियो अभी भी वहीं पड़े हैं, देखे ना आपने। उस वीडियो में मैंने ऊपर लिखा था 35% नंबर, इससे बाहर कुछ नहीं। हमने शायद तक 20 या 22 वीडियो बनाए थे, आधा घंटे की वीडियो है वो, क्योंकि वो जो कैमरा था ना वो 29 मिनट 59 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद होता था। कैमरे में रिकॉर्डिंग का रूल होता है, जो DSLR कैमरे होते थे, DSLR कैमरा जो रिकॉर्डिंग 29 मिनट 59 सेकंड ही करते हैं, अभी भी वो इतने ही करते हैं। तो उतने के अंदर अंदर में रिकॉर्ड करना होता था, तो मैं पूरा रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर देता था। आज के दिन भी वो वीडियो पड़े हैं, उसके बाद में पेपर हुए हैं, पेपर निकालो, मैं हर सवाल के साथ डिटेल बताता था। लगभग 60% के आसपास सवाल उन सवालों के अंदर से पढ़े हैं, उनकी डिटेल में से पढ़े हैं। हाँ तो आए ना उसी से। अब यदि मान लो कोई वही नहीं पढ़े, उसका क्या करे, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं ना भाई। तो मैंने आपने 2018 की बात कही, तब मैंने आपको पूरी बात बताई है कि इसलिए नंबर की कहीं दिक्कत नहीं आती है, पढ़ना पड़ता है। 35% तो कुछ होता ही नहीं है। 35% नंबर होता है, 70%, 60%, 80% वहां रोना होता है। 35% में क्या रोना होता है? 35% थोड़ा सा ढंग से पढ़ा, 35% आए, बात खत्म हुई। 35% नंबर टिपिकल नहीं होते हैं, लेकिन अब ये टिपिकल इसलिए कि आप कॉलेज गए नहीं हो, तो हमें बताना पड़ता है कि इसमें होता क्या है, इसलिए एक बार टाइम लगता है। एक बार आपका ट्रैक आ गया, 35% नंबर तो आ जाएंगे खट के। 35% से कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी, वो कोई तकलीफ है ही नहीं। तकलीफ आपको जो आएगी वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग, क्योंकि वहां आपको लाने होते हैं 80%, 90% नंबर। यदि आपके 40 सवाल आते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के, पिछली बार, अब की बार 50 सवाल आएंगे, तो आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि 40 से 45 के बीच नंबर लाऊं 50 में से। तो वो परसेंटेज कितने होते हैं? 80 से 90। तो जोर वहां आता है, जोर 35% में नहीं आता है। परसेंट कहां होता है? 80 से 90। आपको मैं कहूंगा रीजनिंग है, रीजनिंग 35% लाओ, नंबर जोर थोड़ी आता है। आपको जोर इसलिए आ रहा है कि आप चाहते हैं 20 में से 20 लाओ, तो आप 18-17 वहां लाना चाह रहे हो, जोर तो इसलिए आ रहा है ना। आधे नंबर लाने में किसी को खास परेशानी नहीं होती है। टेक्निकल में इसलिए परेशानी होती है कि टेक्निकल कभी देखी हुई नहीं होती है, पता ही नहीं होता आगे पीछे क्या है। तो शुरुआत के 20-25 दिन तो लगता है इसको समझने में, उसके बाद आपको लगता है आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। तो टेक्निकल का तो आप टेंशन छोड़ो, टेंशन लो तो गणित का लो, उनका लो, ये थोड़े खारिज चीज है।